मैंने आप लोगों को जो है वो कॉम्बिनेशन का जो है वो फॉर्मूला दो लिखवाए थे। थोड़ी सी क्लास लेट हो गई क्योंकि जाहिर सी बात है सर का टेस्ट था तो उस टेस्ट में जो है वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, लिहाजा जल्दी से जो है वो बस स्टार्ट करते हैं। तो 15 से 20 मिनट जो है वो इस क्लास के जा चुके हैं। तो कॉम्बिनेशन का टॉपिक हम पढ़ रहे थे और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हमने ये बात पढ़ी थी कि कॉम्बिनेशन सिर्फ दो तरीके की होती हैं, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो हमने एक फॉर्मूला कंबाइंड पावर का ये पढ़ा था P1 + P2 और एक फॉर्मूला कंबाइंड फोकल लेंथ का पढ़ा था इसी को रेसिप्रोकल करके 1/F1 + 1/F2। इसी से मैंने कहा था कि मैं कुछ और फॉर्मूले आपको बता दूंगा। जिस तरह हमने लेंस फॉर्मूले में बनाए थे 3 फॉर्मूले, उसी तरह F का फॉर्मूला बनाएं। क्या बनेगा? F1 F2/F1 + F2, वही एलसीएम लेकर रेसिप्रोकल कराए। और अगर F1 का फॉर्मूला लिखें तो वो बनेगा F2F/F2 - F, यानी कि अगर हम F1 का फॉर्मूला बनाएं ये इधर आकर माइनस तो रेसिप्रोकल होकर ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर F2 का फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला बनेगा F1F/F1 - F। तो इन 3 फॉर्मूलों में कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि सिंपली मैंने क्या लिया है एलसीएम लेकर रेसिप्रोकल कर दिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लास्ट के 3 फॉर्मूलों में। शुरू के 2 हम कल लिख चुके थे, जो लास्ट के मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं सिंपली वही जिस तरह हमने कल लेंस फॉर्मूले में करा था। सही, आगे बढ़ते हैं। अगर हम पावर का फॉर्मूला भी लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ तो हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? F1 + F2/F1 F2 × 100। और अगर P1 का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ लिखना चाहें तो F2 - F/F2F × 100 ये बनेगा। और अगर हम P2 का फॉर्मूला लिखना चाहें तो F1 - F/F1F × 100 ये बनेगा। ये तीनों फॉर्मूले मैंने सेंटीमीटर के लिहाज से लिखे, यानी कि मैं F1 और F2 की वैल्यू को सेंटीमीटर में कंसिडर कर रहा हूं। सिंपली मैंने क्या करा है, कंबाइंड पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ कैसे बनाया, जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला था उसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ के फॉर्मूले को रेसिप्रोकल करा तो कंबाइंड पावर का फॉर्मूला बन गया। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करवाया है, कल ये बात हम पढ़ चुके थे कि मल्टीप्लाई बाय 100 कब कराएंगे, जब वैल्यू सेंटीमीटर में होंगी। अगर मिलीमीटर में होगी तो मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा, और अगर F1 F2 की वैल्यू मीटर में होगी तो मल्टीप्लाई बाय 100 हम नहीं करवाएंगे। इसी तरह अगर पहले लेंस की पावर का फॉर्मूला बनाना हो तो F1 के फॉर्मूले को रेसिप्रोकल कर दिया, इसी तरह F2 के फॉर्मूले को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? सिंपली फॉर्मूलों को रेसिप्रोकल करा है और 100 से क्यों मल्टीप्लाई करा, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर वैल्यूज F1 F2 की सेंटीमीटर में होंगी तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और अगर मिलीमीटर्स में होती हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, और अगर मीटर्स में होंगी तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सिंपल फॉर्मूला रेसिप्रोकल होकर बनेगा। सही, अगर कॉपी कर लिया हो तो जल्दी से मुझे बता दें ताकि आगे बढ़ें। ठीक, आगे सुनिए। देखें, अगर दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं, कॉम्बिनेशन में जो दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं, अगर F1 भी कॉन्वेक्स है F2 भी कॉन्वेक्स है, और अगर एक लेंस कॉन्वेक्स है और एक लेंस कॉन्केव है,
और कंडीशन ये गिवन है, और तीसरी कंडीशन में अगर एक लेंस कॉन्वेक्स है और एक लेंस कॉनकेव है, और कंडीशन अगर ये गिवन है, तो गौर से सुनिएगा, इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं। अगर दोनों लेंसेस कॉन्वेक्स हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन के अंदर जो 2 लेंसेज यूज हो रहे हैं, अगर वो दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं, तो इस कंडीशन में वो एज अ कंबाइंड लेंस भी कन्वर्जिंग बिहेव करेंगे, एज अ कंबाइंड भी वो कन्वर्जिंग की तरह ही बिहेव करेंगे, क्योंकि दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं। सही है। लेकिन अगर एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव होगा, तो वो एज अ कन्वर्जिंग भी बिहेव कर सकता है, एज अ डाइवर्जिंग भी बिहेव कर सकता है। वो एज अ कन्वर्जिंग भी बिहेव कर सकता है, एज अ डाइवर्जिंग भी बिहेव कर सकता है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करेगा कि फोकल लेंथ किसकी कम या ज्यादा है। गौर से इस पॉइंट को समझिएगा। अगर दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं F1 और F2, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको पता है पॉजिटिव कंसिडर करी जाती है, जबकि कॉनकेव की फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेते हैं। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। सही है। तो अगर दोनों लेंसेज कॉन्वेक्स हैं, तो अगर आप कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला देखें, तो F1 भी पॉजिटिव होगा, F2 भी पॉजिटिव होगा, नीचे भी F1 पॉजिटिव, F2 पॉजिटिव, तो आंसर आपका ओवरऑल पॉजिटिव ही मिलेगा। तो कंबाइंड फोकल लेंथ का जो आंसर आएगा आपके पास, वो F पॉजिटिव ही आएगा। और F की वैल्यू कंबाइंड फोकल लेंथ की पॉजिटिव आपको ये बता रही है कि जब दोनों कॉन्वेक्स होंगे, तो ये एज अ कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग ही बिहेव करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? पहला पॉइंट सिर्फ, अभी सिर्फ पहले पॉइंट के बारे में पूछ रहा हूं, अभी सिर्फ पहले पॉइंट से रिलेटेड पूछ रहा हूं। अगर दो लेंस दोनों कॉन्वेक्स हैं, तो इस कंडीशन में वो एज अ कॉम्बिनेशन भी बिहेव किस तरह करेंगे? कन्वर्जिंग ही बिहेव करेंगे। कुछ कह रहे हैं बच्चे के शायद समझ में नहीं आई। अच्छा जी, दोबारा सुन लीजिए जल्दी से। मैंने क्या कहा कि सपोज कि अगर जो 2 लेंसेज यूज हो रहे हैं, सही, अगर वो दोनों लेंसेज कॉन्वेक्स हैं, तो वो एज अ कॉम्बिनेशन जो बिहेव करेंगे वो कन्वर्जिंग बिहेव करेंगे। अगर दोनों लेंसेज कॉन्वेक्स हैं, F1 और F2 कॉन्वेक्स है, तो एज अ कंबाइंड फोकल लेंथ अगर आप वैल्यू निकालें कंबाइंड फोकल लेंथ की, F का आंसर, तो F1 भी पॉजिटिव, F2 भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ओवरऑल आंसर F का पॉजिटिव मिलेगा। तो फोकल लेंथ कंबाइंड पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि वो एज अ कन्वर्जिंग बिहेव कर रहे हैं। लेकिन इन 2 कंडीशंस के अंदर डिफरेंट हो जाएगा केस। एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है, तो जब एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव होगा, तो वो एज अ कन्वर्जिंग भी बिहेव कर सकता है, एज अ डाइवर्जिंग भी बिहेव कर सकता है। कब वो कन्वर्जिंग करेगा, कब वो डाइवर्जिंग करेगा, इसको समझते हैं। जरा मुझे इस सेकंड केस के लिए बताइए बात, आपको क्या लगता है सेकंड केस में एज अ कॉम्बिनेशन ये किस तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? सही, सबका आंसर आ रहा है कन्वर्जिंग। अच्छा, 2-3 का आंसर आया है डाइवर्जिंग। ठीक, चलें अब जरा गौर से सुनिएगा, जो पूछूं उसका जवाब दीजिएगा, जो पूछूं उसका जवाब दीजिएगा। F1 किसकी फोकल लेंथ है? कॉन्वेक्स लेंस की। F2 किसकी फोकल लेंथ है? कॉनकेव की। F1 इज ग्रेटर देन F2, फोकल लेंथ किसकी कम है इन दोनों में से? फोकल लेंथ किसकी कम है? F2 की कम है। तो F2 कौन सा लेंस है? कॉनकेव। तो अगर फोकल लेंथ कॉनकेव की कम है, तो क्या जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा नहीं होगी? क्या ये बात समझ में आई? क्या हमने पावर की डेफिनेशन ये नहीं पढ़ी, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ? तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा। तो जब f2 की फोकल लेंथ कम है तो कॉनकेव की फोकल लेंथ कम होने का मतलब कि कॉनकेव की पावर ज्यादा है। तो जब कॉनकेव की पावर ज्यादा है कॉन्वेक्स से तो ये इस कंडीशन में एज अ डाइवर्जिंग बिहेव करेगा या नहीं? आया समझ? तो जो कन्वर्जिंग कह रहे थे गलत कह रहे थे, इस कंडीशन में ये एज अ डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। क्या ये जुमला सबको क्लियर है? नहीं आया समझ? F2 किसकी फोकल लेंथ है? जिनको समझ में नहीं आया उनसे पूछ रहा हूं, F2 किसकी फोकल लेंथ है? जल्दी जल्दी जल्दी। कॉनकेव की। सही है। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ कम है। फोकल लेंथ का पावर से क्या रिलेशन है? इनवर्स या डायरेक्ट? इनवर्स रिलेशन है। बिल्कुल सही। तो क्या जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा नहीं होगी? इनवर्स रिलेशन का मतलब ये होगा, यही होगा ना इनवर्स रिलेशन का मतलब, जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा। तो इसका मतलब F1 और F2 में से किसकी पावर ज्यादा होगी? कॉनकेव की पावर ज्यादा होगी। तो जब कॉनकेव की पावर कॉन्वेक्स से ज्यादा होगी तो ये मिलकर एज अ कन्वर्जिंग बिहेव करेंगे या डाइवर्जिंग? कॉनकेव की तरह बिहेव करेंगे ना, यानी कि डाइवर्जिंग बिहेव करेंगे। अब समझ में आ गया जी? पावर का फॉर्मूला 1/f होता है। सही है? अब क्लियर है? जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा, और जिसकी पावर ज्यादा तो वो उसी तरह बिहेव करेगा। जी, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग डिपेंड्स ऑन पावर। डेफिनेटली जिसकी पावर ज्यादा होगी उस तरह बिहेव करेगा। इस कंडीशन में देखिए किसकी फोकल लेंथ कम है? अभी समझ में आती है बात। तीसरी कंडीशन को बताइए, अभी क्लियर हो जाएगी बात। F1 और F2 में किसकी फोकल लेंथ कम है? कॉन्वेक्स की कम है। सही है, कॉन्वेक्स की कम है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो इनवर्स रिलेशन हुआ ना पावर का फोकल लेंथ से। तो जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा। तो इन दोनों में से पावर किसकी ज्यादा होगी? इन दोनों में से पावर कॉन्वेक्स की ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर P1 की वैल्यू ज्यादा होगी P2 से तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर बड़ा है, नेगेटिव वाला नंबर छोटा है, क्योंकि कॉन्केव की पावर नेगेटिव होगी। तो जब पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा हो और नेगेटिव वाला नंबर छोटा हो तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? जी। तो क्या इस कंडीशन में ये एज अ कन्वर्जिंग बिहेव करेगा? क्या ये बात समझ में आई या अभी भी नहीं आई? जिनको समझ में नहीं आई थी उनसे पूछ रहा हूं, क्या अब क्लियर हुआ कुछ? सही है। मतलब कंबाइंड पावर का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, P1 प्लस P2। तो अगर कंबाइंड पावर का फॉर्मूला P1 प्लस P2 है तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए, जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा। तो यहां तीसरी कंडीशन के लिहाज से बता रहा हूं, P1 ग्रेटर है और P2 की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो जब कंबाइंड पावर हम निकालेंगे तो P1 पॉजिटिव होगा, बड़ा नंबर होगा, सपोज के 5। P2 छोटा नंबर होगा, सही है, लेकिन होगी नेगेटिव में, क्योंकि कॉन्केव की पावर नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, पावर भी नेगेटिव, तो नंबर छोटा होगा, -3। तो आंसर क्या आएगा? +2 आएगा ना। तो प्लस की वैल्यू पावर की क्या बता रही है? कि एज अ कन्वर्जिंग बिहेव करेगा। और अगर मैं सेकेंड पॉइंट के लिहाज से बताऊं तो सेकेंड पॉइंट के लिहाज से F2 की फोकल लेंथ कम है तो इसका मतलब P2 की पावर ज्यादा है, और F1 फोकल लेंथ ज्यादा है, लिहाजा P1 की पावर कम होगी। तो अब
P1 वाला नंबर जो है वो छोटा होगा, तो कंबाइन पावर निकालें, तो P1 पॉजिटिव छोटा नंबर 3, P2 की पावर ज्यादा होगी लेकिन होगी नेगेटिव में, क्यों? क्योंकि कॉनकेव है। तो जब प्लस माइनस माइनस करेंगे तो साइन बड़े नंबर की आएगी। तो -2 आपको क्या बता रहा है कंबाइंड पावर में, कि ये एज अ डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। अब क्लियर हो गया बेटा? सही, अब क्लियर हो गया? 2303 बेटा पहली कंडीशन में तो दोनों पॉजिटिव हैं, जी डाइवर्जिंग की पावर नेगेटिव होती है क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। जब फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो उसकी पावर भी नेगेटिव होती है हमेशा। सही है, अब क्लियर है? तो अगर दोनों कॉन्वेक्स हैं तो P1 भी पॉजिटिव होगा, P2 भी पॉजिटिव होगा। तो जब P1 और P2 दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों को जब ऐड करेंगे P1 प्लस P2 को, तो P का आंसर भी तो पॉजिटिव आएगा, और P का आंसर पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, एज अ कन्वर्जिंग बिहेव करेंगे। आगे बढ़ जाएं। नहीं नहीं, फर्स्ट में तो आपके पास हमेशा कन्वर्जिंग की तरह ही बिहेव करेगा ना, यही तो बता रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में तो दोनों कॉन्वेक्स हैं। तो जब फर्स्ट कंडीशन में दोनों कॉन्वेक्स हैं तो P1 की जो वैल्यू होगी प्लस P2, P1 भी पॉजिटिव होगा, P2 भी पॉजिटिव होगा। तो जब दो प्लस वाले नंबर आपस में ऐड होते हैं तो आंसर भी तो प्लस में मिलेगा। तो P का आंसर तो पहली कंडीशन में हर दफा आना ही प्लस है। तो जब P का आंसर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एज अ कन्वर्जिंग ही बिहेव करेगा। सही, अब क्लियर है? 2510 सही। 2516 क्या कह रहे हैं, डाइवर्जिंग वाला केस बता दें। बेटा डाइवर्जिंग वाला केस फिर बता दूं? अच्छा जी बता देता हूं। फोकल लेंथ f2 की कम है, यानी कि कॉनकेव की फोकल लेंथ कम है, तो जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी, क्योंकि फोकल लेंथ का पावर से इनवर्स रिलेशन होता है। तो f2 की फोकल लेंथ कम तो f2 की पावर ज्यादा। सही है। f1 की फोकल लेंथ ज्यादा, p1 पावर कम। सही, तो किसकी पावर ज्यादा है इन दोनों में से? कॉनकेव की पावर ज्यादा है, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी वो उसी तरह बिहेव करेगा। सही है, तो इसकी पावर कॉनकेव की ज्यादा है। तो जब माइनस वाला नंबर बड़ा हो और प्लस वाला नंबर छोटा हो तो ओवरऑल आंसर माइनस में आता है ना। तो कंबाइंड पावर अगर माइनस में आ रही है तो ये डिनोट करेगी कि ये एज अ डाइवर्जिंग बिहेव कर रहा है, और कन्वर्जिंग में पावर पॉजिटिव होती है, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, उसकी पावर भी नेगेटिव। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, उसकी पावर भी पॉजिटिव होती है। अब क्लियर हो गया? चलें आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम मैग्निफिकेशन की। पहले बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 याद हो तो मैंने लीनियर मैग्निफिकेशन की भी डेफिनेशन लिखवाई थी। मैंने बताया था कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको बताती क्या है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 5 है, या मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, या मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1/3 है, तो बेसिकली ये आपको क्या बता रही होती है? 24:1। जी बेटा उस वक्त चेंज होगा। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी जो है वो इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी। सही है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 5 है तो बेसिकली मैग्निफिकेशन की वैल्यू 5 आपको ये बता रही होती है कि इमेज ऑब्जेक्ट से
5 गुना बड़ा साइज का फॉर्म हो रहा है। यानी कि ये आपको बेसिकली साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो बता रही होती है मैग्निफिकेशन। सही है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 5 तो इसका मतलब ये है कि इमेज ऑब्जेक्ट से 5 गुने बड़ा साइज का फॉर्म हो रहा है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 ये बता रही होती है कि इमेज ऑब्जेक्ट से सेम साइज का है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से लेस है तो वो ये बता रही होती है कि ऑब्जेक्ट जो है इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर साइज का फॉर्म हो रहा है। क्या यही मतलब होता है ना मैग्निफिकेशन की वैल्यू का? अगर वन से बड़ी होगी तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का फॉर्म हो रहा है। मैग्निफिकेशन की 1 वैल्यू ये बता रही है कि इमेज ऑब्जेक्ट के सेम साइज का फॉर्म हो रहा है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से लेस है तो वो ये बता रही होती है कि इमेज ऑब्जेक्ट से छोटे साइज का फॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि ये रेशो बताती है किन दो चीजों के दरमियान का, इमेज टू ऑब्जेक्ट हाइट या इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो दोनों लिख लीजिएगा। इट इज द रेशियो बिटवीन height of image to the height of object. It is the ratio between height of image to the height of object. और image distance to object distance. It is the ratio between height of image to the height of object. It is the ratio between height of image to the height of object और image distance to object distance. तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें क्या बताती है कि बेसिकली ऑब्जेक्ट इमेज से कितने टाइम्स ग्रेटर या लेसर है। क्या ये बात सबको क्लियर है? लीनियर का वर्ड लेंथ से, तो हम लेंथ के लिहाज से बात करते हैं यहां पर। डेफिनेशन फिर रिपीट कर दें। अच्छा जी, इट इज द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। It is the ratio between height of image to the height of object or image distance to object distance or image distance to object distance. तो ये दो चीजों के दरमियान का रेशियो होता है, इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है। तो HI ओवर HO या Q ओवर P? बोर्ड पर देखिएगा एक मिनट। क्या मैं मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये लिख सकता हूं? गौर से देखिएगा। और क्या ये भी लिख सकता हूं? क्या ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए? जी हाँ बिल्कुल, एक में हमने Q की वैल्यू पुट करी और एक में हमने P की वैल्यू पुट करी। कुछ कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया। अच्छा चलें, कुछ के जिनको समझ में नहीं आया अभी समझ लेते हैं। गौर से बोर्ड पर देखिए। अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर फोकल लेंथ की वैल्यू दे दी जाए और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P की वैल्यू दे दी जाए और आपसे कहें कि मैग्निफिकेशन बताइए, और आपसे कहें
कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू बताइए अगर फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस चाहिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपको क्या है, गिवन है, लेकिन इमेज डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो अब एक तरीका क्या होगा कि आप पहले एफ और पी की मदद से लेंस फॉर्मूले का ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने कल पढ़ा था, पी एफ ओवर पी माइनस एफ। इस फॉर्मूले को पुट करके पहले आप Q की वैल्यू निकालें, उसके बाद Q और P लगाकर मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। एक तरीका ये। तो डबल स्टेप हो गया, पहले Q अलग निकला, उसके बाद Q और P का फॉर्मूला लगा। सही है। तो ये आपके पास डबल स्टेप हो गया। हमने क्या करा, डायरेक्टली यहां Q का फॉर्मूला पुट करा जो कि क्या लिखा हुआ है, पी एफ ओवर पी माइनस एफ, और डिवाइड में क्या आ जाएगा इसके, P एज इट इज। तो फर्स्ट से थर्ड टर्म कैंसिल, बन गया ना फॉर्मूला F ओवर P माइनस एफ। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया जी बेटा, अब क्लियर। सही। इसी तरीके से अगर हम इस लास्ट वाले फॉर्मूले की बात करें तो इसमें हमने क्या करा कि अब अगर आपके पास सवाल में आपको फोकल लेंथ गिवन हो और इमेज डिस्टेंस गिवन हो, लेकिन मैग्निफिकेशन पूछें, तो फिर वही बात कि आप क्या करें, पहले फोकल लेंथ और Q की वैल्यू से आप P निकालें, जो कि P का फॉर्मूला लेंस फॉर्मूले में क्या होता है, QF ओवर Q माइनस एफ। फिर ये फॉर्मूला लगेगा। तो डबल स्टेप हमने क्या करा, यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया इस फॉर्मूले को। तो जब आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में ऊपर Q एज इट इज, नीचे ये फॉर्मूला पुट करेंगे, तो Q से Q कैंसिल, ये पलट कर ऊपर चला गया, तो बन गया ना फॉर्मूला Q माइनस एफ ओवर एफ। अब क्लियर है दोनों फॉर्मूले। तो जब फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होगा तो F ओवर P माइनस एफ, और जब इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ गिवन होगी और मैग्निफिकेशन पूछेंगे तो Q माइनस एफ ओवर एफ। ठीक है, दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं, नोट कर लिया तो बता दें फिर आगे बढ़ें। कर लिया कॉपी, आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन को और लीनियर मैग्निफिकेशन के कुछ फॉर्मूलों को। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता दूं, एक छोटी सी बात और बता दूं, कुछ साइन कन्वेक्शन हैं जो कि आपको जहन में रखनी होंगी न्यूमेरिकल करते हुए। क्या, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, सही है, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ली जाती है। बहुत कॉमन सी चीज है, ये तो पता ही है आप लोगों को। सही, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ली जाएगी, चाहे गिवन हो या ना हो। अगर उन्होंने कॉनकेव लेंस कह दिया तो आगे जो भी फोकल लेंथ की उसकी वैल्यू है वो नेगेटिव ही कंसिडर करी जाएगी, अगर न्यूमेरिकल में पॉजिटिव भी लिखी हुई होगी तो। सही है। रियल इमेज का मतलब होता है कि हमेशा Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर सवाल में न्यूमेरिकल में वर्चुअल इमेज कह दिया तो वर्चुअल इमेज हमेशा Q को क्या लेंगे, नेगेटिव लेते हैं। न्यूमेरिकल में Q हमेशा वर्चुअल इमेज में नेगेटिव लिया जाएगा, जबकि रियल इमेज में Q की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करी जाएगी।
अगर सवाल में वर्चुअल इमेज कह दें और इमेज डिस्टेंस गिवन हो और वो माइनस की साइन के साथ ना हो, तो अब ये अंडरस्टूड बात है कि आपको न्यूमेरिकल करते हुए Q की वैल्यू को नेगेटिव लेना होगा अगर सवाल में मेंशन ना भी हो तो। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये सारी मैट्रिक लेवल वाली बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सब आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, मैंने सिर्फ रिकॉल करा दिया आपको। जी बच्चों, ये सारी मैट्रिक वाली बात है, मैंने सिर्फ रिकॉल करा दी। सही, चलें। जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, वो होता है एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन हमारे पास उसका न्यूमेरिकल नहीं है, लिहाजा मैं उसको बताना भी नहीं चाह रहा, छोड़ दें उसको। वरना अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो वो P को भी हम नेगेटिव लेते हैं, वो एक अलग कहानी है, उसको छोड़ दें। हमारे पास इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल नहीं है, P को भी नेगेटिव लेते हैं लेकिन जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो। उस टाइप का कोई न्यूमेरिकल हमारे पास नहीं है, लिहाजा आपके लिए बस ये काफ़ी है। P को नेगेटिव लेते हैं लेकिन वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे लेते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिहाज से जब कभी भी हमारे पास कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लिहाजा उसको छोड़ दें। यहां तक क्लियर है? ये लिख लिया? सही। एक छोटी सी बात और सुन लीजिए, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस लिखी हुई है, सपोज के -4 लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस माइनस की साइन का मैग्निफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैग्निफिकेशन इज 4। मैग्निफिकेशन इज 4 का मतलब क्या है कि इमेज ऑब्जेक्ट से चार गुना बड़े साइज का फॉर्म हो रहा है। जी हाँ, नहीं स्मॉल नहीं, यही समझाना चाह रहा हूं। देखें आ गया ना गलत जवाब। -4 का ये मतलब नहीं है कि इमेज छोटे साइज का फॉर्म हो रहा है, नहीं। मैग्निफिकेशन इज 4 यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट से 4 गुना बड़ा साइज का फॉर्म हो रहा है। माइनस साइन यहां पर नेचर ऑफ इमेज को शो करती है, तो माइनस की साइन यहां पर शो करने का मतलब यह है कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल इमेज है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस आने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि इमेज छोटा बनेगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि इमेज वर्चुअल बन रहा है, जबकि अगर आगे नंबर 4 लिखा हुआ है, जैसे कि 1 से बड़ा लिखा हुआ है, तो ये अंडरस्टूड बात है कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का फॉर्म हो रहा है। जी, इमेज वर्चुअल है लेकिन 4 टाइम्स द ऑब्जेक्ट साइज है, ये मतलब है इसका। क्लियर है ना ये पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल में आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगर इसकी जगह 1/4 होता तो 1/4 का तो मतलब क्या होता कि इमेज ऑब्जेक्ट से 1/4 साइज का फॉर्म हो रहा है, लेकिन वो भी कैसा फॉर्म हो रहा है? वर्चुअल। तो वो कॉनकेव में ही हो सकता है, कॉन्वेक्स में तो हो नहीं सकता, क्योंकि कॉन्वेक्स में जब वर्चुअल इमेज बनता है तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करता है, तो बड़े साइज का इमेज बनता है। क्लियर? जबकि कॉनकेव में हमने पढ़ा है हमेशा स्मॉलर साइज का इमेज बनता है। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जी बच्चों, एंगुलर मैग्निफिकेशन से पहले एक छोटी सी चीज आप लोगों से और पूछता हूं, उसके बाद फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं।
विजुअल एंगल, कॉन्वेक्स में इमेज बिगर होगा। बेटा कॉन्वेक्स में जो इमेज बनता है मैग्नीफाइंग ग्लास की कंडीशन में, वो तो हमेशा मैग्नीफाई बनता है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह जब बिहेव करता है तो वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। बनाता वर्चुअल है लेकिन मैग्नीफाइड बनाता है। जबकि कॉनकेव में हमने पढ़ा है कि वो कभी भी मैग्नीफाइड इमेज बनाता ही नहीं है, हमेशा स्मॉलर साइज का इमेज बनाता है और हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। जी, तो विजुअल एंगल किस तरह डिफाइन करते हैं आप विजुअल एंगल को? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑब्जेक्ट को देखते हुए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हुए जो ऑब्जर्वर की आई पर एंगल बन रहा होता है उसी एंगल को आप विजुअल एंगल बोलेंगे। यही मतलब हुआ ना सिंपल वे में अगर बात करें तो। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हुए जो हमारी आई पर एंगल बन रहा होता है उसी एंगल को आप क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल बोलते हैं। सही है, यही मतलब हुआ ना इस बात का। बेटा इस चैप्टर का जो बुक रीडिंग जो मार्किंग है वो भी मैंने दे दी है, तो बस मार्किंग कर लें और जो ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेक्चर को मैंने हर चैप्टर में यही कहा है कि लेक्चर को तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस बुक की मार्किंग जो दी है सिर्फ वो पढ़ लें। जी, तो विजुअल एंगल क्या बना? किसी भी चीज को देखते हुए जो हमारी आई पर एंगल बन रहा होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हुए जो हमारी आई पर एंगल बन रहा होता है उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल बोलते हैं। सही है। क्या सवाल आ रहा है सर? कॉन्वेक्स मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, अगर मैग्नीफिकेशन में इमेज ग्रेटर साइज की होगी तो हमेशा रियल होगी, पॉजिटिव। 2529 2529 मैं लिखवा रहा हूँ बेटा, एक मिनट डेफिनेशन आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। 2529 बेटा सिंपल सी बात याद रख लीजिए, बस इन झंझटों में पढ़े ही ना। आप क्यों पढ़ रही हैं कि कॉन्वेक्स क्या होगा और कॉन्केव में? मैंने सिंपल सी बात बताई कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो रियल इमेज को शो कर रही होगी, और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो वो वर्चुअल इमेज को शो करेगी। बस ये नेचर है। आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो बताएगा साइज ऑफ इमेज क्या है। आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो बताएगा साइज ऑफ इमेज क्या है। अगर वो 1 से बड़ा है तो इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का फॉर्म हो रहा है, और अगर वो नंबर 1 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि इमेज ऑब्जेक्ट से छोटे साइज का फॉर्म हो रहा है। सही है। 2529 आपकी बात का जवाब दिया है। अगर m पॉजिटिव हमेशा रियल, m नेगेटिव हमेशा वर्चुअल। नंबर 1 से बड़ा है आगे वाला अगर, तो बड़े साइज का इमेज बन रहा है, और अगर 1 से छोटा है तो फिर स्मॉलर साइज का इमेज बन रहा है। ठीक, अब आइए हम विजुअल एंगल की तरफ आते हैं। तो विजुअल एंगल सिंपल वे में हमने क्या डिफाइन करा? विजुअल एंगल को सिंपल वे में हमने ये डिफाइन करा कि ये वो एंगल होता है जो कि हमारी आई पर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हुए बन रहा होता है, उसी एंगल को हम विजुअल एंगल बोलते हैं। आप किसी भी चीज को जब देखेंगे तो वो आपके लिए एज ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। तो जब ऑब्जेक्ट को देखते हुए जो हमारी आई पर एंगल बन रहा होता है उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल बोलते हैं। अभी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, एक मिनट। क्या विजुअल एंगल जो है, क्या विजुअल एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपेरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के? जी,
क्या विजुअल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के? जी मिला जुला जवाब आ रहा है। आधे बच्चे कह रहे हैं नहीं होता, आगे आधे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ होता है। चलें, मैं इस सवाल को थोड़ा सा और आसान करके फिर समझाता हूँ इस पॉइंट को। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। ये रहा एक ऑब्जेक्ट, आप उसको यहां से देख रहे हैं। इस वक्त एक एंगल बन रहा है, सपोज के θ1, सही। अब आप इसी ऑब्जेक्ट को यहां से आके देख रहे हैं। अब जो एंगल बन रहा है वो θ2 बन रहा है। मुझे बताइए θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है? θ1 बड़ा होगा या θ2? बिल्कुल सही। अरे अभी भी 1 कह रहे हैं कुछ बच्चे, क्या हो गया है? θ2 इज ग्रेटर देन θ1। जितना दूर होंगे उतना छोटा एंगल बनेगा ना, जितना दूर होंगे उतना छोटा एंगल बनेगा। जितना करीब आएंगे टूवर्ड्स 90 जा रहे हैं तो उतना बड़ा एंगल बनता है। तो θ2 यहां पर θ1 से ग्रेटर बनेगा, सही है। तो θ2 ग्रेटर है θ1 से। अब मुझे ये बात बताइए, यहां से देखने पे इस ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा नजर आएगा या यहां से देखने से? इस पोजीशन से देखने से बड़ा नजर आएगा या इस पोजीशन से? यानी कि पोजीशन 1, पोजीशन 2, सेकंड पोजीशन से देखने पे बड़ा साइज नजर आएगा या 1 से? पोजीशन 2 से। तो क्या अभी भी ये बात समझ में नहीं आई जो मैंने लिखी, कि जब विजुअल एंगल बड़ा बन रहा है तो अपेरेंट साइज ऑब्जेक्ट का बड़ा नजर आ रहा है, जब विजुअल एंगल छोटा बन रहा है तो अपेरेंट साइज ऑब्जेक्ट का छोटा नजर आ रहा है। तो समझ में आया अब? जी बच्चों, कुछ समझ में आया या अभी भी नहीं आया? अपेरेंट साइज इसलिए लिखा ना बेटा क्योंकि ये चेंज हो रहा है। दूर से देखने से इसका साइज छोटा नजर आएगा, करीब से देखने से ये साइज बड़ा नजर आएगा। चलें ये सुन लें, क्या कभी आपने अपनी दो उंगलियों के बीच में से सूरज को देखा है? नजर आता है वो या नहीं आता? आता है या नहीं आता? आता है ना नजर दो उंगलियों के बीच में से। अब ये मत कहिएगा नहीं आता, तो फिर मैं यही कहूंगा अभी बाहर जाइए, सूरज निकला हुआ होगा, दो उंगलियों के बीच में से देख लें। सही है। तो अगर आपकी दो उंगलियों के बीच में से सूरज नजर आ रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि वो इतना सा है? तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो इतना सा है। इसका मतलब क्या है? सूरज बहुत दूर, इसलिए हमारी आई पर जो एंगल बन रहा होता है वो बहुत ही छोटा बन रहा होता है। तो जब विजुअल एंगल छोटा बनता है इसीलिए अपेरेंट साइज भी ऑब्जेक्ट का छोटा नजर आता है, और जब विजुअल एंगल बड़ा बनेगा तो अपेरेंट साइज भी ऑब्जेक्ट का क्या नजर आएगा? बड़ा नजर आएगा। अब तो समझ में आ गई होगी बात। सर आप कैसी कैसी एग्जाम्पल देते हैं, हंसी आती है। तो आप लोगों को समझाने के लिए क्या करूं, ऐसी एग्जाम्पल देनी होती हैं जो रिलेटेड कर रही हूं आप लोगों से, जो आप लोगों ने कभी हरकतें करके देखी हूं। अक्सर देखा होगा ना, तस्वीरें भी खिंचवा रहे होते हैं उंगलियों के बीच में और यहाँ से पिक्चर ले रहे होते हैं कि सूरज जो है वो उंगली के बीच में हाथ के ऊपर आ गया। सही। जी, एक इंटीरियर में पास्ट पेपर में एक सवाल ये आया हुआ है और वो यही पूछा हुआ है
कि विजुअल एंगल किस पर डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली डिपेंड किस पर करता है, विजुअल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपेरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे। जी चलें जी आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गई ना बात। तो विजुअल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के, इसको लिख लें तो फिर मैं विजुअल एंगल की डेफिनेशन लिखवा दूं जल्दी से। चलिए लिखिए डेफिनेशन विजुअल एंगल की। द अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, the apparent size of the object depends upon the apparent size of the object depends upon the angle subtended. The apparent size of the object depends upon the angle subtended by the object at eye. The apparent size of the object depends upon the angle subtended by the object at eye. By the object at eye, which is called visual angle. Which is called visual angle. यानी कि अपेरेंट साइज किसी भी ऑब्जेक्ट का डिपेंड करता है किस एंगल पर, जो कि हमारी आई पर बन रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और उसी एंगल को जो हमारी आई पर बन रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हुए, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल बोलते हैं। क्लियर है जी, यहां तक की बात क्लियर है सबको? सही। तो विजुअल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपेरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चलें टाइम हो चुका है और डेफिनेशन रिपीट कर दें। डेफिनेशन मैंने ये कही, द अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द एंगल सबटेंडेड by the object at eye. The apparent size of the object depends upon the angle subtended by the object at eye, which is called visual angle. Which is called visual angle. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज डिपेंड करता है हमारे आई पर बनने वाले एंगल पर, और उसी एंगल को हम विजुअल एंगल बोलते हैं। ठीक है, उसी एंगल को हम विजुअल एंगल बोलते हैं। सही है, फिलहाल यहां तक